हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मध्य के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये 3 करेंगे। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। तो और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना है। यदि हम 40 प्रश्न करवाते हैं, यदि हम 40 या 30 प्रश्न करवाते हैं तो उसमें समझ लो कि 10 प्रश्न आपको पक्का कंफर्म जो है एग्जाम में देखने को लिए सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, हम ऐसा प्रश्न करवाते हैं और तैयारी वही करना है जो कि एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जो ये कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जो ये कौन था। प्रथम यूरोपीय कौन था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन जो ये जॉर्ज यूले था। कौन था ये? जॉर्ज यूले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि जॉर्ज यूले था। ठीक है, इसने कांग्रेस के 1888 ईस्वी में कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसे भी याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगर किसी प्रश्न का मतलब जो है आपको आंसर में किसी प्रकार का डाउट हो या किसी चीज का डाउट हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि 20 अगस्त 1917 की सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, यानी कि घोषणा को किससे जाना जाता है। देखो, 20 अगस्त 1917 की सुधारों की घोषणा को यानी कि मॉन्टेग्यू यानी कि घोषणा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 20 अगस्त को घोषणा किया गया कि भारत में सुधार का उद्देश्य धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करना है। और मॉन्टेग्यू भारत के गृह सचिव थे और उस समय भारत के वायसराय जो है ये जेम्स फोर्ड थे और इस कारण मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन 1919 ईस्वी में भारतीय परिषद एक्ट इस सुधार का जो है वास्तविक नाम था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 3 नंबर की हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा था। देखो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक जो ये महात्मा गांधी है। कौन है? ये महात्मा गांधी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी है। लेकिन इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के क्रम में जहाज यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नाम से एक छोटी सी पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, और ये अनहैप्पी इंडिया वाला ये लाजपत राय द्वारा जो है लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, ये लाला लाजपत के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा हुआ है? तो अनहैप्पी इंडिया वाला। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक लिखा हुआ है। लेकिन भारतीय सेवक संघ की स्थापना की हम बात करें तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। तो इस सभी फैक्ट को जो है याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 4 नंबर की इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र से में मतलब शामिल था। इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में जो है ये शामिल था। देखो, अलीपुर बम षड्यंत्र में जो है ये 1908 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1908 ईस्वी में जो है हुआ था। और ये अलीपुर बम संयंत्र में संबंधित जैसे अरविंद घोष, क्या कहते हैं? अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह ग्राम दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का क्या किया था? तो क्रांति का रास्ता यानी कि अपना लिया था। जैसे कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अरविंद घोष हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 5 नंबर की निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पेगाडो के नाम से जाना जाता है। काला पेगाडो श्याम के नाम से जाना जाता है। देखो, काला श्याम पेगाडो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। लेकिन सूर्य मंदिर यानी कि महाबलीपुरम में से जिसे रथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 6 नंबर की राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी यानी कि समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन जो है ये कहाँ किया गया था। देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन जो है क्या कहते हैं वर्धा में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ये जो है वर्धा में किया गया था, कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि वर्धा में। देखो, इस प्रकार 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रभाव मतलब जो है ना करते हुए करो या मरो का भी नारा दिया था। लेकिन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी यानी कि सहित अधिकांश नेता गिरफ्तार का मतलब कर लिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के
आगा खां के महल में रखा गया था, लेकिन उसी समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है ये सही है। देखो, भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड के समय में रोलेट एक्ट जो है कि पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। 1919 में पारित किया गया था। इसके तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन रोलेट एक्ट को काला कानून या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जानते हैं लोग इसे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 8 नंबर के निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है। अग्नेय सेल जो है ये कौन सी है? देखो, ग्रेनाइट अग्नेय सेल है। ग्रेनाइट क्या है? ये अग्नेय सेल होता है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को यानी कि चट्टान कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है अग्नेय, दूसरा होता है अवसादी, तीसरा होता है कि कायांतिक चट्टान। ठीक है, लेकिन अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? देखो, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन हम बात करें तो अग्नेय चट्टान की ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रे मतलब क्या कहते हैं, पेगमाइट आदि संरचना की होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 9 नंबर की स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना है। क्या है? ये दामोदर घाटी परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर ये भाखड़ा नंगल जो ये कहाँ पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। लेकिन भाखड़ा नंगल भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट बांध है। लेकिन हीराकुंड जो है ये हीराकुंड बांध जो ये महानदी पर स्थित है, लेकिन हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, और ये नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। लेकिन दामोदर घाटी मतलब क्या कहते हैं? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जो है ना ये 1948 में जो है निर्माण किया गया था। 1948 में जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। देखो, नीलगिरी पहाड़ियों जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां। देखो, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। ठीक है, लेकिन पाल घाट गैप यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। लेकिन नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है, और नीलगिरी चारान नोफाइट पठार पत्थर से बनी हुई है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो कि मीट होता है, लेकिन डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है, जिस पर ऊंट ऊंट कमंड की पहाड़ी है। क्या है? ऊंट कमंड की पहाड़ी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 11 नंबर की जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। देखो, जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है, लेकिन भारत में परंपरागत रूप में मुख्यतः 6 ऋतुएं परिभाषित की गई है, जिसमें से बसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, हेमंत ऋतु हो गया और शिशिर ऋतु हो गया। ठीक है, देखो, ये वसंत ऋतु जो होता है ये मार्च अप्रैल में होता है, और ये ग्रीष्म ऋतु होता है ये मई जून में, वर्षा ऋतु जो जुलाई सितंबर, और शरद ऋतु होता है अक्टूबर नवंबर, और हेमंत ऋतु होता है ये दिसंबर से जनवरी, और शिशिर ऋतु होता है यह 1 से 2 जनवरी से फरवरी तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की भारत कैसा राज्य है। भारत जो है एक कैसा राज्य है। भारत देखो एक कल्याणकारी राज्य है। भारत जो है एक प्रकार का क्या है? ये कल्याणकारी राज्य है। भारत जो है एक प्रकार का कल्याणकारी राज्य है, लेकिन निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 13 नंबर की वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। देखो, यह वार एंड पीस इनकी लियो टॉलस्टॉय, क्या है? लियो टॉलस्टॉय, इनकी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या कहते हैं, ये वार एंड पीस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो क्या कहते हैं, तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और ये लेनिन जो है ये लेनिन यानी कि 1917 ईस्वी के वेलेंस्की क्रांति के पश्चात इनके तत्कालिक सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति बना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। देखो, मजदूर संघ समवर्ती सूची में वर्णित है, ठीक है, लेकिन अंतर्राज्यीय नदी परिषद यानी कि क्या कहते हैं गठन की चर्चा अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 262 को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नागरिकता संघीय सूची का विषय भी है और स्थानीय शासन राज्य का भी विषय है, ठीक है। और संघ सूची में 99 विषय वर्तमान में है और राज्य सूची में 61 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये सभी को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो ये क्या था। देखो, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा था। क्या था, ये भाषा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा। लेकिन आंध्र प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जो अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था। आंध्र प्रदेश कब, 1953 में, जो कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। लेकिन धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान 2 देश बनाया गया था। लेकिन जाति के आधार पर हिंदू समाज को कमजोर किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से सभी को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो वो फैक्ट बताने का मुख्य मतलब जो होता है ये होता है कि प्रश्न जो है सही तरीके से याद रहे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 16 नंबर की, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है। देखो, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लेकिन मूल संविधान में आयु मतदान का 21 वर्ष रखा गया था। मूल संविधान में कितना रखा गया था, 21 वर्ष जो है रखा गया था। और 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष जो है जो राज्य क्या कहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा मतलब कर दी गई है। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, इसे भी याद रखना। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 17 नंबर की, आर्थिक सुधार का मुख्य मतलब घटक क्या है। आर्थिक सुधार का प्रमुख घटक जो है ये क्या है। देखो, आर्थिक सुधार का प्रमुख घटक जो होता है ये स्थिरीकरण। क्या होता है, स्थिरीकरण, कार्यक्रम और उदारीकरण दोनों होता है। कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। देखो, आर्थिक सुधार में स्थायित्व के साथ मजबूती से विकास पर बल दिया जाता है। लेकिन नियमों को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। और भारत में उदारीकरण से आर्थिक सुधार का नया युग मतलब माना जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी जो है ये 918 है। कितना है, ये 918 है। लेकिन 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में केरल राज्य की लिंगानुपात 1084 है। लेकिन 2011 के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का जो कि 879 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय वासियों की औसत आयु थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु जो है ये क्या थी। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु जो है ये 64.6 वर्ष है। कितना है, ये 64.6 वर्ष का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, विकसित देशों में औसतन आयु 75 वर्ष से अधिक है। लेकिन भारत में सबसे अधिक औसतन आयु केवल जो है केरल राज्य का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 20 नंबर की, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखो, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH44 क्या है, NH44 है। लेकिन भारत की पहली सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी क्या कहते हैं विशालतम प्रणालियों में से एक है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 34 लाख किलोमीटर है। कितना है, 34 लाख किलोमीटर। और NH7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज इसके अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को उच्च गुणवत्ता युक्त ठीक है सड़कों से मतलब जोड़ा गया है। और इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से झांसी से मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। देखो, 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई
42 को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई थी। जिस विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए नारा दिया था कि करो या मरो, काटेगा। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 22 नंबर की समुद्री मार्ग से विश्व का क्या कहते हैं, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले जो है किसने किया था? तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले जो है ये मैगेलन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि मैगेलन ने किया था। किसने किया था? ये मैगेलन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैगेलन ने किया था। ठीक है, तो भौगोलिक खोज के द्वारा नई दुनिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया गया था। लेकिन भौगोलिक खोज में स्पेन, पुर्तगाली, इटली जैसे देशों ने प्रारंभ में सक्रिय भूमिका निभाया था। ठीक है, तो और कोलंबस ने 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय जो है ये क्या थी? कार्यकारी, देखो यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय जो है यूरोपीय आयोग है। क्या है? यूरोपीय आयोग, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 24 नंबर की हंगुल किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो को हुंगल जो होता है ना, ये वन्य जीव अभयारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दाची। ये होंगल जो है ये दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दाची गांव ये होंगल, मृग, काला भालू, सिराव, तेंदुआ, ममरोड ये सब के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 25 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? देखो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, यानी कि क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, इसके सभी के मतलब अंतर्गत जो है लगी हुई है। लेकिन संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला है, जिसमें भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ती है और भारत का स्थलीय और जलीय सीमा 3 देशों से जुड़ी हुई है, और म्यांमार, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान है। भारत के कुल 16 राज्य की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से जुड़ती है। तो इस सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। देखो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा भगत सिंह। देखो इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में किया था, लेकिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटन में किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया था, जिसके कारण प्रेरणा के स्रोत रास बिहारी बोस थे। कौन था? रास बिहारी बोस था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 27 नंबर की अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया है। बताइए। तो वो अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? ये अछूतों के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 28 नंबर की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की है। किसने किया है? देखो C.R. दास ने यह घोषणा की कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक रूप में मतलब उजागर करना है। और C.R. दास ने कहा कि संपूर्ण भारत एक विशाल क्या है बंदीगृह है, और C.R. दास खुदीराम बोस के मुकादमा यानी कि प्रेरीकरण मतलब किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर प्रश्न है कि पिगमीज निवासी है, यानी कि कहाँ का निवासी है? देखो अफ्रीका का निवासी पिगमीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गारो जनजाति है, यानी कि गारो कहाँ का जनजाति? देखो गारो जो है ना ये क्या कहते हैं मेघालय का जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेघालय का। गारो हो गया, खासी हो गया और जयंतिया हो गया, ये सब आता है। ठीक है, और ये असम का जनजाति क्या था? जैसे असम का कचाटी, बेवडो ये सब होता है। और ये मणिपुर का जनजाति का हम बात जैसे कुकी हो गया, मेटी हो गया, मेठी हो गया। और ये मिजोरम का जैसे क्या कहते हैं मिजो हो गया, चकमा हो गया, लाखड़ हो गया, ये सब होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का जो है कि कर नहीं है। देखो भू राजस्व क्या है कि भू राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भू राजस्व। लेकिन भू राजस्व सरकार का कर स्रोत है, लेकिन संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 के बीच इनकी वित्त राजस्व संविदा और का उल्लेख किया गया है। लेकिन आयकर सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क ये केंद्रीय कर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की सुएज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है। सुएज नहर जो है ये किन दो समुद्रों को मिलाती है। देखो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर मिलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और सुएज नहर का निर्माण ये 1869 ईस्वी में हुआ था और सुएज नहर से आवागमन यानी कि 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और सुएज नहर का युद्ध 1956 ईस्वी में हुआ था और सुएज नहर की राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 33 नंबर की संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है जो कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से क्या है संबंधित है। देखो ये भाग 4 में क्या है कि भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भाग 4 में। भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और इस भाग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 34 नंबर की मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है ये किस पठार में जो है स्थित है। देखो ये छोटा नागपुर यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि छोटा नागपुर में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग स्थित है। लेकिन टाटा आयरन एंड स्टील, बोकारो आयरन स्टील, ये राउरकेला आयरन एंड स्टील यानी कि दुर्गापुर आयरन एंड स्टील, ये वर्णापुर आयरन स्टील कंपनी छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास में ही स्थित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग आयरन एंड स्टील उद्योग है। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है 35 नंबर की, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। देखो ये असम में है। कहाँ पर है ये असम राज्य में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा असम। देखो माजुली द्वीप स्थित है, लेकिन यह भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप भारत और विश्व का जो कि ओमानदा ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही स्थित है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।